नमस्कार दोस्तों। 1950 से पहले तिब्बत इंडिया के लिए एक नेचुरल बफर था। चाइना और इंडिया के बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट का खतरा ही नहीं रहता अगर तिब्बत आज भी इंडिपेंडेंट होता। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के एक हिस्टोरिक ब्लंडर की वजह से आज चाइना इंडिया के इतने नजदीक है। चलिए जानते हैं क्या था वो हिस्टोरिक ब्लंडर और कैसे इंडिया लॉस्ट तिब्बत, जो कि हमारे लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकता था टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन। दोस्तों, इस टॉपिक में घुसने से पहले थोड़ा सा तिब्बत के बारे में फैक्ट्स क्लियर कर देते हैं। 1930 से 1950 तक पूरे 37 साल तिब्बत एक डिफैक्टो इंडिपेंडेंट नेशन था। 1912 में जब किंग डायनेस्टी का कोलैप्स हुई चाइना में, तो 13th दलाई लामा ने तिब्बत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 1914 में शिमला कन्वेंशन हुई, जहां ब्रिटेन, तिब्बत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुई, जो आज भी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया चाइना बॉर्डर है। हालांकि चाइना ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस पूरे पीरियड में तिब्बत की अपनी करेंसी थी, अपना पोस्टल सिस्टम था, अपनी आर्मी थी, अपने पासपोर्ट्स थे जिस पर तिब्बतियन डेलीगेट्स दुनिया भर ट्रैवल कर सकती थी। दोस्तों, इस तिब्बत का इशू को समझने के लिए आपको तिब्बत का स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। तिब्बत एक नेचुरल बफर था इंडिया और चाइना के बीच में। एवरेज एलिवेशन 4500 मीटर से भी ज्यादा, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू। प्रैक्टिकली ये एक इम्पेनिट्रेबल टेरेन है। यहाँ से मेजर रिवर्स निकलता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलेज, जो पूरे साउथ एशिया को पानी देता है। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हमने ब्रिटिश से इनहेरिट किया लासा में डिप्लोमेटिक मिशंस, ट्रेड एजेंसीज और यांग से गारटोक यातुंग में मिलिट्री एस्कॉर्ट राइट्स। यहाँ तक कि उस टाइम पे इंडिया और तिब्बत के बीच में वेल एस्टेब्लिश्ड टेलीग्राफ लाइंस भी थे। यानी कि कहा जा सकता है कि इंडिया का तिब्बत के साथ यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप था। लेकिन अक्टूबर 1949 में एक गेम चेंजर आया। माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज सिविल वॉर जीत ली और तुरंत अनाउंस कर दिए कि तिब्बत लिबरेशन जरूरी है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चाइनीज टेरिटरी है। पता है यहाँ पे इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? वो रिस्पॉन्स सुन के शायद आपको गुस्सा भी आए, पर उससे पहले आप इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से सुनना। 17 अक्टूबर 1950 को चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन तिब्बत लॉन्च किया। 40,000 ट्रूप्स के साथ मल्टी प्रोंग्ड अटैक हुआ ईस्टर्न तिब्बत पर। प्राइमरीली चैमडो रीजन को टारगेट किया गया। तिब्बतन डिफेंस में सिर्फ 8,500 सोल्जर्स थे, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 एरा राइफल्स के और मिनिमल एम्यूनेशन के साथ। ऊपर से उनके पास ना था कोई एयर सपोर्ट और ना था आर्टिलरी। यहाँ पे तिब्बत का आर्मी को लीड कर रहे थे कमांडर गवर्नर जनरल गाबो गावांग जिग्मे। 19 अक्टूबर 1950 तक, यानी सिर्फ 2 दिन में ही चामडो कंप्लीटली गिर गया। टोटल मिलिट्री कोलैप्स दिखने को मिला। नगाबो ने 2,700 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया। कैजुअलिटीज देखिए यहाँ पे। तिब्बतन साइड पे 5,700 सोल्जर्स या तो किल्ड या फिर कैप्चर हुए, और चाइनीज साइड में कैजुअलिटीज बिल्कुल मिनिमल। एस्टिमेट्स बताती कि 100 से 200 ट्रूप्स की डेथ हुई। मतलब कि ये कंप्लीट वन साइडेड एक मैसेकर था। तिब्बत ने यहाँ पे डेस्परेटली अपील्स किए। 17 नवंबर 1950, उसी दिन जब चाइना ने चैमडो इन्वेड किया, तिब्बत ने यूएन को अपील किया। तिब्बत ने डायरेक्ट मैसेजेस भेजे इंडिया को, ब्रिटेन को, यूएसए को, कि कहीं से भी यहाँ पे हेल्प मिल जाए। तिब्बत यहाँ पे चीख चीख कर कह रहा था कि बचाओ हमें चाइनीज एग्रेशन से। और अगेन इंडिया की पोजीशन यहाँ पे क्या थी? शॉकिंगली साइलेंट, बिल्कुल भी कुछ नहीं। तिब्बत के रीजेंट इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, और तब रीजेंट था तत्रा रिनपोचे। उन्होंने इंडिया को मैसेज भेजा, हमने सेंचुरी से पीसफुल रिलेशनशिप रखी है इंडिया से, तो थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए ही हमारी मदद कर दो। यहाँ पे इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स सुनोगे। पहला, तिब्बत वॉज हिस्टोरिकली अंडर चाइनीज सुजेरेनिटी। मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में तिब्बत को कह दिया गया कि तुम चाइना के हो। दूसरा, इंडिया वुड नॉट इंटरवीन मिलिटरीली। और तीसरा, द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड पीसफुली बिटवीन तिब्बत एंड चाइना। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया ने उस टाइम सपोर्ट की जगह बस सिंपैथी दिखाई। अब आते हैं इंडिया के अंदर उस टाइम क्या चल रहा था उस पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे डेंजर देख लिया। 17 नवंबर 1950, जिस दिन चाइना ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया, उसी दिन उन्होंने नेहरू को एक हिस्टोरिक लेटर लिखा, जो आज पटेल्स प्रोफेटिक लेटर के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल क्लियर वार्निंग दी। उन्होंने लिखा कि चाइनीज आर क्लेमिंग टेरिटोरीज इन लद्दाख एंड हिमालयस
belonged to them. Throughout history, Himalayas have been India's frontiers. Tibet was a buffer state जो अब destroy हो गया है और चाइनीज ने इसको बेस बना लिया है for further expansion. नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग सब अभी vulnerable है. मकमोहन लाइन अभी मीनिंगलेस है चाइना की नजर में. चाइनीज इररेस्पॉन्सिबिलिटी इज लिटिल शॉर्ट ऑफ पर्डिफाई और हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर एनी इवेंचुअलिटी. पटेल ने रिकमेंड किया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑन बॉर्डर. उन्होंने कहा तिब्बत को एटलीस्ट इक्विपमेंट सपोर्ट दो, इमरजेंसी असेसमेंट करो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रेंथन करो. उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियलिस्टिक एडवाइस दी. लेकिन नेहरू का अप्रोच यहाँ पे कंप्लीटली आइडियोलॉजी ड्रिवन था. नेहरू का बिलीफ था कि एशियन सॉलिडरिटी इंपॉर्टेंट है. चाइना के साथ कोल्ड वॉर में पड़ना गलत होगा. चाइना भी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से निकला है तो नेचुरली वो पीसफुल होगा. तिब्बत हिस्टोरिकली चाइनीज स्फीयर में था अकॉर्डिंग टू हिम. मिलिट्री एक्शन वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर कर सकता है. इंडिया इकोनॉमिकली वीक है, वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता. उनका मानना था पीसफुल नेगोशिएशन से सब ठीक हो जाएगा. दोस्तों, चाइना का तिब्बत इन्वेट करने का 27 दिन बाद ही यानी कि 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो जाता है. उनके जाने के बाद नेहरू पर कोई चेक्स नहीं रहा स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे. क्रिटिकल फैक्ट्स ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स कंसिस्टेंटली वार्न कर रही थी चाइनीज इंटेंशन के बारे में, लेकिन नेहरू ने डेलिबरेटली वो सब इग्नोर किए. नवंबर 1950 में यूएन में एक ऐतिहासिक ड्रामा हुआ. एल सल्वाडोर देश ने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया कि ये चाइनीज एग्रेशन है तिब्बत के अगेंस्ट. ब्रिटेन ने सपोर्ट किया और इंडिया ने क्या किया, उसने रेजोल्यूशन को ही अपोज कर दिया. हाँ, आपने सही सुना, इंडिया ने चाइनीज को अपोज नहीं किया, उसने रेजोल्यूशन को ही अपोज कर दिया. इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, पीसफुल सेटलमेंट पॉसिबल है, आउटसाइड इंटरफेरेंस हार्मफुल होगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया ने चाइना को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक शील्ड प्रोवाइड कर दिए. ये अनबिलीवेबल था. 13 मई 1951 को चाइना ने तिब्बतन डेलीगेशन को बीजिंग में फोर्स किया और 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करवाया. ये कंप्लीट गन पॉइंट नेगोशिएशन था. नकली सील्स यूज किए गए और जो डेलीगेट्स ने साइन किए उनको प्रॉपर अथॉरिटी भी नहीं थी. और फिर तिब्बत को पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत का नाम दे दिया गया. उसके बाद चाइना के इमेज तिब्बतन लोगों में सही करने के लिए पूरे प्रोपागेंडा चलाई गई. चाइना ने तिब्बत के साथ एग्रीमेंट किया जिसमें प्रॉमिस किया गया कि तिब्बत को ऑटोनॉमी मिलेगा, दलाई लामा की पोजीशन सेफ रहेगी, बुद्धिस्ट कल्चर को रेस्पेक्ट मिलेगा, कोई फोर्स्ड रिफॉर्म नहीं होंगी. लेकिन ये रियलिटी नहीं थी. रियलिटी थी कि 1952 से चाइनीज ट्रूप्स लासा, जो कि तिब्बत का कैपिटल है, उसको ऑक्युपाई करने लगे. 1954 में दलाई लामा को फोर्सफुली बीजिंग विजिट करवाया गया. 1955 में प्रिपरेटरी कमेटी फॉर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बनाई गई, जिसके जरिए चाइना ने बोला कि अब से तिब्बत पे कंप्लीट चाइनीज कंट्रोल होगा. 1957 से 1959 तक मोनेस्ट्रीज का डिस्ट्रैक्शन शुरू हुई और कल्चरल जेनोसाइड होने लगी तिब्बत वासियों के साथ. दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 1950 में इंडिया का तिब्बत को सपोर्ट ना करना एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, तो ये सुनिए, ये उससे भी बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर था. 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट साइन हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इस एग्रीमेंट में इंडिया ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिए कि तिब्बत एज अ रीजन ऑफ चाइना. मतलब यहाँ पे इंडिया ने कंप्लीट सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली. तिब्बत में हमने अपने सारे ट्रीटी राइट्स जो पहले से थे उसे सरेंडर कर दिए, ट्रेड पोस्ट को क्लोज कर दिए, तिब्बत से मिलिट्री एस्कॉर्ट्स रिमूव कर दिए, टेलीग्राफ लाइंस हैंड ओवर कर दिए. और क्विड प्रो क्वो हमें क्या मिला? बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम जीरो. चाइना ने सिर्फ पंचशील के 5 प्रिंसिपल दिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के खोखले वादे किए, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं, कोई गारंटी नहीं. नेहरू ने लिटरली सब कुछ फ्री में दे दिया. यहाँ पे 1959 तक तिब्बतन पेशेंस खत्म हो गया. 10 मार्च 1959 को लासा में मैसिव अपराइजिंग चालू हुई. थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतियंस सड़कों पे उतर आए चाइनीज ऑक्यूपेशंस के अगेंस्ट. चाइना का रिस्पॉन्स यहाँ पे ब्रूटल था. पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किए, टैंक्स यूज किए, कंप्लीट क्रैकडाउन किए. एस्टिमेट्स बताते हैं कि बस एक हफ्ते में 50 to 70,000 तिब्बतियंस मारे गए इस अपराइजिंग और सब्सिक्वेंट सप्रेशन में. 17 मार्च को 14th दलाई लामा को सीक्रेटली लासा से निकालना पड़ा. 2 हफ्ते की डेंजरस जर्नी अपने भेस बदल के, माउंटेन क्रॉस करके, और फिर 31 मार्च 1959 को दलाई लामा तवांग पहुंचते इंडियन टेरिटोरी में. उनका ये 2 हफ्ते का खतरनाक जर्नी खुद में ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए.
तो लेट मी नो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे नेहरू ने दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम दे दिए और धर्मशाला में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल एस्टेब्लिश हुई। लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ये बहुत लेट हो चुका था। चाइना ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका था तिब्बत में। बफर स्टेट परमानेंटली खत्म हो गया। इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर अब एक्सपोज्ड था। तिब्बत के जाने से इंडिया को परमानेंट स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मिला। पहले नेचुरल बैरियर्स था तिब्बतियन प्लेटू, अब सडनली 3480 किलोमीटर का डायरेक्ट वल्नरेबल बॉर्डर। चाइना ने तिब्बत को कम्प्लीटली मिलिट्री बेस बना लिया। मल्टीपल एयर बेसिस कंस्ट्रक्ट किए। चाइना ने क्विंगहाई टू तिब्बत रेलवे कंप्लीट किए जो लॉजिस्टिक्स को इजी बना देती है। चाइना ने मिसाइल बेसिस डिप्लॉय किए। ट्रूप्स का कंसंट्रेशन मेंटेन करता रहा। अब सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया को हर जगह डिफेंसिव पोस्चर में रहना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश आज वल्नरेबल है क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का एक पार्ट था। लद्दाख में ऑनगोइंग टेंशन है। डोकलाम में 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ। गलवान वैली में 2020 में वायलेंट क्लैश हुआ जिसमें 20 इंडियन सोल्जर मारे गए। दोस्तों यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी भी एक मेजर इशू है। तिब्बत से साउथ एशिया के मेजर रिवर्स निकलती है। चाइना अब अपस्ट्रीम कंट्रोल करता है और वाटर डाइवर्शन प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है जो कि डाउनस्ट्रीम इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ब्रह्मपुत्र पर मल्टीपल डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तिब्बतन प्लेटू ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं जो लॉन्ग टर्म वाटर क्राइसिस क्रिएट करेंगे। दोस्तों चाइना यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है। चाइना यहाँ पे अपने सिटीजन को इनकरेज कर रहे हैं कि वो तिब्बत में जाके सेटल हो जाए। चाइना यहाँ पे चाहता है कि तिब्बत में तिब्बतियन पॉपुलेशन ही माइनॉरिटी बन जाए। दोस्तों ये थी तिब्बत की कहानी। इंडिया के पास मौका था, वो प्रेजेंट चाइनीज एग्रेशन को बहुत पहले ही रोक सकता था, पर अब बहुत देर हो चुका है। पर यहाँ से हम कुछ जरूर सीख सकते हैं। पहला, जियोग्राफी इज परमानेंट, आइडियोलॉजी इज टेम्पोररी। आप आइडियलिज्म से जियोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल बफर्स मैटर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में। दूसरा, ट्रस्ट बट वेरीफाई। इंटरनेशनल रिलेशंस में ब्लाइंड ट्रस्ट सुसाइड होता है। एग्रीमेंट्स को लीगली बाइंड होना चाहिए और उसी के साथ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी चाहिए। तीसरा, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वही होती है असली डिटरेंस। वीकनेस इनवाइट करती है एग्रेशन। एक देश की प्रगति के लिए उसके लीडर का दूरदर्शी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट या डिसीजन को आप सिर्फ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे विचार नहीं कर सकते। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आपको सोचना जरूरी है। ओके, सो अनफिल्टर्ड गाइज, actually this is a humble request for you. Please subscribe the channel, because only if you be subscribing I'll be able to bring more quality content, because it's a cycle. Whatever, I'm very sleepy right now, so with the sleepy face, with the sleepy voice, I request humbly to everybody who watched this video to please do the subscribe man, and मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।